डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम कनेक्टिव टिश्यू के एक एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ब्लड। बच्चे, ब्लड के बारे में तो एक लेमैन भी जानता होगा कि ब्लड लिक्विड लाइक होता है, ये रेड कलर का होता है और ब्लड हमारे जीने के लिए बेहद ज़रूरी है। ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। बट व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज कि बीइंग ए बायोलॉजिकल स्टूडेंट आपको इसकी अच्छी डिटेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस लेक्चर में हम लोग ब्लड क्या होता है, इसका ओरिजिन क्या है, ब्लड की क्या क्या कंपोजिशन है, ब्लड में कौन कौन से सेल्स होते हैं, वो सेल क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कैसे एक सेल को हम दूसरे सेल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो सारा कुछ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? ये एक मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बना हुआ है किसका? फ्लूइड का, जिस फ्लूइड को हम प्लाज्मा कहते हैं, एंड द सेल्स दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक, ब्लड क्या है? ये बेसिस ऑफ लाइफ है। बेसिस ऑफ लाइफ मतलब बिना ब्लड के कोई सरवाइव नहीं कर सकता, बिकॉज इसके फंक्शन ही बड़े ज्यादा जरूरी है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली बात है कि ब्लड इज द सॉफ्टेस्ट टिश्यू बिकॉज ये फ्लूइड लाइक है। फ्लूइड से ज्यादा सॉफ्ट बॉडी में और कुछ हो नहीं सकता। फ्लूइड आउटसाइड द सेल आर जनरली कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये कहता है कि देखो भाई, जो फ्लूइड सेल के अंदर होता है वो तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड हुआ, जो फ्लूइड सेल के बाहर होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। हमारी बॉडी में जो ब्लड है इट इज आल्सो वन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है 30 to 35% ऑफ द टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लाइज इन द ब्लड। एंड एन एवरेज पर्सन जिसकी 70 kg वेट होगा उसमें अबाउट 6.5 लीटर जो ब्लड होगा। फॉर नीड पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता देता हूं कि ब्लड जो है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, अल्कलाइन है क्योंकि इसका pH 7.4 है। ब्लड रेड कलरिश एक्वायर करता है जब वो ऑक्सीजनेटेड होता है एंड पर्पल व्हेन डीऑक्सीजनेटेड। तो इस पूरी स्लाइड में हमने क्या फोकस किया कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वो बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और ऑफ द टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ये 30 से 35% कॉन्स्टिट्यूट करता है। ऑन एन एवरेज ह्यूमन बीइंग 6.5 लीटर ब्लड उसमें होता है और इसका ओरिजिन क्या है? मीजोडर्मल। ये अल्कलाइन है और 7.4 इसका जो है वो pH होता है। सो ब्लड की कंपोजिशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ब्लड की कंपोजिशन में हम देखते हैं कि ब्लड दो चीजों का बना हुआ है, एक है प्लाज्मा, दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा जो कि उसका लिक्विड कंटेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो उसमें क्या है? 90% तो उसमें वाटर है और 7 से 8% जो है वो एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन होता है। इसमें 1 से 2% इसमें क्या होगा? फूड मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट, डिजॉल्व गैसेस, हार्मोन एटसेट्रा। क्योंकि जो डिजॉल्व गैसेस है वो ब्लड में ही तो होगी और जो भी आप लोग खाना खाते हो वो खाना अब्जॉर्ब होके कहाँ जाता है? ऑब्वियसली ब्लड में। और जो सेल्स का एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो भी कहाँ जाएगा? जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, ऑब्वियसली बात है ब्लड में ही जाएगा। देन फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब जो सेलुलर कंटेंट है, तो इसमें क्या क्या आएगा? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आएंगे, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स आएंगे और ब्लड प्लेटलेट्स आएंगे। फिर ये नीड पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ चीजें ऐड की हुई हैं। एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन पर 100 ml ऑफ ब्लड में क्या होगा? एल्ब्यूमिन होगा 4.8 ग्राम, ग्लोबुलिन होगा 2.3 ग्राम एंड फाइब्रिनोजन होगा 0.3 ग्राम। इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रोटीन जो ब्लड में होता है वो एल्ब्यूमिन होता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी डिस्कस कर चुके हैं। बिसाइड इसके 6 अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं। फाइब्रिनोजन होता है, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन होता है, अमीनो ग्लोबुलिन होता है, ठीक है, आइसो हीमोग्लूटिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, एंजियोटेंसिनोजन होगा, एल्ब्यूमिन होगा, मदर ल्यूकर एल्ब्यूमिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी होगा।
जो इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली है वो ये है कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन जो है वो डिक्रीज कर जाते हैं फर्स्ट 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, बट फाइब्रोनजिन इंक्रीज कर जाते हैं। और हिमेटोक्रिट होता है कि परसेंटेज ऑफ सेल कंटेंट प्रेजेंट इन द ब्लड, कि कितना परसेंट सेलुलर कंटेंट ब्लड में प्रेजेंट है। ओरिजिन की बात की जाए तो जब कोई बच्चा एम्ब्रियो स्टेज में होता है तो ब्लड जो है वो मेसोडर्म ऑफ योग सैक में प्रोड्यूस होता है, और योग सैक में भी मोर पर्टिकुलरली एरिया वेस्कुलोसा, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं वो येलो कलर का योग सैक है। इसके बारे में डिटेल में हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, फिर लेटर इन द बॉडी ऑफ फीटस मीजोप्लास्टिक स्टेज में, जब 3 मंथ का बच्चा होता है तो स्प्लीन में, और बर्थ के बाद बोन मैरो में ब्लड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक, लेकिन जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं ये कहां से प्रोड्यूस होते हैं? ये मेगा कैरियोसाइट की ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होते हैं। सो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी तो सेल्स हैं, लेकिन ये जो प्लेटलेट्स हैं ये सेल के बेसिकली टुकड़े हैं। कौन से सेल? मेगा कैरियोसाइट्स। अब डिफरेंट ब्लड सेल के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आरबीसी, इसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये 7 से 8 माइक्रोन डायमीटर का होता है और 2 माइक्रोन थिकनेस इसकी होगी। फिशेस होगी, एम्फीबियन, रेप्टाइल, ठीक, या वर्ड्स। इनमें जो आरबीसी होता है ये ओवल शेप होगा, बाई कनकेव होगा और न्यूक्लिएटेड होगा। बट मैमल में एक्सेप्ट इलामा या कैमल, इनमें कौन सा आरबीसी होता है? ये होता है सर्कुलर, बाय कनकेव, ठीक, और डी न्यूक्लिएटेड टाइप। मैन में जो आरबीसी का काउंट है ये होता है 5 से 5.5 मिलियन, बट फीमेल में ये कम होता है, ये 4 से 4.5 मिलियन। एक आरबीसी में अबाउट 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होता है। ठीक, वो हमने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा हुआ है। देन एवरेज लाइफ स्पैन जो आरबीसी का होता है 120 डेज होता है। और ये क्या होता है कि जब ब्लड आरबीसी का काउंट डिक्रीज कर जाए तो उस कंडीशन को अनीमिया बोलते हैं या एरिथ्रोसाइटोपिनिया बोलते हैं, और अगर ये बढ़ जाए तो उसे हम पॉलीस्थीमिया बोलते हैं। आरबीसी के जो डिस्ट्रक्शन है, जब ये इसका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है, वो लीवर और स्प्लीन में होता है। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जो है वो जरूरी चाहिए फॉर इथ्रोपोइसिस। इथ्रोपोइसिस होता है प्रोडक्शन ऑफ द इथ्रोसाइट्स, और वो कहां पे होता है? लीवर स्प्लीन एंड बोन मैरो, राइट। अब व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं या व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, इसका कितना काउंट होता है? 5000 to 10,000 पर मिलीमीटर क्यूब। ये अमीवाइड मूवमेंट शो करते हैं अमंग द डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स। सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल ही हैं जो कैपिलरी से निकल के बाहर आ सकते हैं, और उस प्रक्रिया को हम लोग डायापेडिसिस कहते हैं। ठीक, इनके नंबर अगर डिक्रीज कर जाए हम उसे ल्यूकोसाइटोपिनिया कहेंगे, जैसे कि एरिथ्रोसाइटोपिनिया था आरबीसी में। और अगर ये बढ़ जाते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। इसका लाइफ साइकिल 3 से 4 दिन होता है। ठीक, और ये फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट, जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। ब्लड प्लेटलेट्स, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, ये मेगा कैरियोसाइट से ओरिजिनेटेड होते हैं। इनका काउंट 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ होता है। ठीक, ये डिफरेंट टाइप्स के ग्रैन्यूल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसे हम कोगुलेशन में पढ़ेंगे आराम से। ये हीमोस्टेसिस, ब्लड कोगुलेशन, फैगोसाइटोसिस और स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। एम्फीबियन में जो है वो बेसिकली ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होते, उनमें ब्लड प्लेटलेट्स की जगह होते हैं स्पिंडल शेप सेल्स। अब बच्चे ल्यूकोसाइट की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं। पहली होती है ए ग्रैनुलोसाइट और दूसरी होती है ग्रैनुलोसाइट। अब ए ग्रैनुलोसाइट हो चाहे ग्रैनुलोसाइट हो, दोनों को पढ़कर ही पता चल जाता है कि एक में ग्रैन्यूल्स होंगे और दूसरे में ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे। तो ग्रैन्यूल्स क्या है? बेसिकली ये ऐसा कंटेंट है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, जो स्टेन ले सकता है या स्टेन नहीं ले सकता, और दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू डिस्टिंग्विश वन सेल फ्रॉम अनदर। ठीक, तो कैसे हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो ए ग्रैनुलोसाइट मतलब जिसमें ग्रैन्यूल होते ही नहीं, तो ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है मोनोसाइट, जो कि 6% कॉन्स्टिट्यूट करता है, लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा सेल होता है ये।
इसमें साइटोप्लाज्म काफ़ी बड़ा और जो न्यूक्लियस होता है वो बीन शेप होता है, ठीक। और ये काम क्या करता है, फैगोसिटिक इन फंक्शन, मतलब जो इन्फेक्टिव काजिंग फॉरेन पार्टिकल है चाहे पैथोजन है ये उसे खा जाएगा। देन लिम्फोसाइट ये 26% कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसका बेहद बड़ा न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म बिल्कुल स्कैंटी जैसा होता है, मतलब नहीं के बराबर, बिल्कुल थोड़ा होगा। और ये दो टाइप का होता है, बी सेल एंड टी सेल। जो बी सेल है चाहे टी सेल है, ये दोनों ही सेल हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब भी बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो चाहे पैथोजन हो बॉडी में एंटर करता है तो ये दोनों हेल्प करते हैं बॉडी को डिफेंड करने के लिए। कैसे, जो बी सेल है ये खुद तो नहीं जाता अटैक करने के लिए, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और वो एंटीबॉडी उस पैथोजन से डील करती है। और जो टी सेल है ये खुद जाता है उस पैथोजन या पैरासाइट को डील करने के लिए। दैट इज बाय डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रोसीजर हम इनको बोलते भी हैं ये एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या सेलुलर मेडिएटेड इम्यून सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। देन ग्रैन्युलोसाइट, जो सेल जिसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं या तो वो एसिडिक स्टेन लेंगे या बेसिक स्टेन लेंगे या वो स्टेन लेंगे ही नहीं। सो बेस्ड ऑन दैट हम उसे कहते हैं ये बेसोफिल है, ये एसिडोफिल है या न्यूट्रोफिल है। बेसोफिल मतलब बेस लविंग, न्यूट्रोफिल मतलब वो किसी भी ना एसिड ना बेस किसी को भी ये लविंग नहीं करते हैं। या फिर एसिडोफिल मतलब एसिड लविंग, वो एसिड स्टेन ले लेंगे। तो एसिडोफिल जो है ये 2.8% कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं एंटी हिस्टामिन, ठीक है। और एसिडोफिल जो एंटी हिस्टामिन करता है ये क्या करता है, इंक्रीज करता है जो पर्सन सफरर होते हैं अस्थमा से या आर्टिकेरिया से। देन इसके बाद जो आती है डिवीजन वो है बेसोफिल, ये 0.2% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और ये क्या रिलीज करते हैं, हेपरिन और हिस्टामिन, ठीक है, एज वेल एज सेरोटोनिन। देन थर्ड आता है न्यूट्रोफिल, ये सबसे बड़ी कंसंट्रेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अराउंड अबाउट 65% और इसका काम होता है फैगोसिटिक इन फंक्शन, ठीक है, एज गुड एज मोनोसाइट जो काम करते हैं। तो ये जो थोड़ा सा इनके बारे में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप इनको ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है WBC की वो कौन से कंपोनेंट की है, न्यूट्रोफिल की है 65%, फॉलो बाय मोनोसाइट्स, ठीक है, सॉरी मोनोसाइट नहीं लिम्फोसाइट। देन लिम्फोसाइट के बाद आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज़ एसिडोफिल फॉलो बाय बेसोफिल। फिर हमने डिस्कस भी किया बी और टी सेल के फंक्शन के बारे में। ये जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में, तो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि ग्रैन्युलोसाइट में न्यूट्रोफिल है, एसिडोफिल है, बेसोफिल है, तो डिस्टिंग्विश भी किया हुआ है खासकर न्यूट्रोफिल और बेसोफिल में। बेसोफिल बाई लोब्ड है, न्यूट्रोफिल मल्टीपल लोब्ड होते हैं, देखिए 3 लोब्ड भी हो सकते हैं, 4 लोब भी हो सकते हैं। देन ए ग्रैन्युलोसाइट्स में देखिए तो जो मोनोसाइट है इसमें बीन शेप न्यूक्लियस होता है, काफ़ी बड़ा साइटोप्लाज्म है, लेकिन लिम्फोसाइट में न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा होता है। और अगर आप लिम्फोसाइट की टाइप में देखिए पर्टिकुलरली बी और टी लिम्फोसाइट में, तो यहाँ भी न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा है और साइटोप्लाज्म स्कैंटी होता है। ये जो नेचुरल किलर सेल है आप इसे इग्नोर कीजिए क्योंकि ये फ़िलहाल 11th क्लास के लिए नहीं 12th क्लास में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो इन सब के फंक्शन जो हैं वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताए। इन सब की टाइप्स को आप अच्छे से याद कीजिएगा और इनके डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी। सो इनके नीचे भी मैंने एक जो है ये लिखा हुआ है, इवन ये जो स्लाइड है बेसिकली नेट से ली हुई है और ये ढूंढ के ली थी ताकि स्ट्रक्चर वाइज भी आप डिस्टिंग्विश कर सके और फंक्शन वाइज भी आप इसको डिस्टिंग्विश कर सके। तो अभी तक हमने ब्लड के बारे में पढ़ा है। ब्लड जो है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट का होता है, प्लाज्मा की क्या क्या कंपोजिशन होती है, ब्लड कौन से ओरिजिन का होता है, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल या एंडोडर्मल, कहाँ से ये ओरिजिनेटेड होता है जब एम्ब्रियो स्टेज होती है, और पोस्ट एम्ब्रियो स्टेज दैट इज़ जब वो बर्थ स्टेज होती है तब ब्लड कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा होता है। फिर हमने RBC के बारे में डिस्कस किया और फिर डिटेल में हमने WBC के बारे में डिस्कस किया। और WBC में भी हमने जो पढ़ा वो देखा कि भाई WBC
3 से 4 दिन इसकी जो लाइफ साइकिल होता है, और उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ग्रैनुलो और ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स में क्या क्या आता है और ए ग्रैनुलोसाइट्स में क्या क्या आता है, इनकी कितनी कंसंट्रेशन होती है सेल्स में, और ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्लेटलेट्स के बारे में। तो बच्चे देखो, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि प्लेटलेट्स जो है कहाँ से डिराइव होते हैं, स्टेम सेल। ऑब्वियसली सारे ही ब्लड के जो सेल्स हैं वो स्टेम सेल से डिराइव किए जाते हैं, लेकिन आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अलग सा क्राइटेरिया है। इस केस में अगर आप देखेंगे तो स्टेम सेल जो है मेगा कैरियोब्लास्ट बनाते हैं। मेगा कैरियोब्लास्ट जो है ये मेगा कैरियोसाइट बनाते हैं, और ये जो मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं दीज आर द बेसिकली प्लेटलेट प्रीकर्सर एक्सटेंशंस बनाते हैं, जहाँ से प्लेटलेट्स टूटती जाती हैं और वो बनते जाते हैं। प्लेटलेट्स का सबसे मेन जो फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। देखिए, ब्लड में आपने दिखाया है कि ऑक्सीजन कौन ढोएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेके जाएगा, प्लाज्मा क्या फंक्शन करेगा, लेकिन अगर कट लग जाता है तो उससे कौन बचाएगा, वो है प्लेटलेट्स। देन फंक्शंस, तो वैसे तो हमने फंक्शन साथ साथ में डिस्कस कर ही लिए हैं, लेकिन हम फिर से एक समराइज करेंगे। ब्लड जो है वो 2 कंपोनेंट का है, यहाँ सॉलिड कंपोनेंट लिखा है, डेट इज़ ब्लड सेल्स के बारे में, दूसरा प्लाज्मा के बारे में। सेल्स में जो एरिथ्रोसाइट्स है ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ल्यूकोसाइट जो है, ठीक, डेट इज़ डब्ल्यूबीसी, उसमें ग्रैनुलोसाइट होंगे और ए ग्रैनुलोसाइट्स होंगे। जो भी होंगे वो किस में हेल्प करते हैं, वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। देन प्लेटलेट्स आते हैं, तो प्लेटलेट्स एलॉन्ग विद फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन कहाँ पे होता है, प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में फाइब्रोनोजन हो और फॉर्म्ड एलिमेंट का प्लेटलेट्स, ये दोनों ही हेल्प करते हैं इन द कोगुलेशन प्रोसेस के लिए। बिसाइड दिस प्लाज्मा में सीरम होता है, ठीक। सीरम क्या हुआ, प्लाज्मा से अगर हम डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन को जो पीछे बच जाएगा उसे हम सीरम कहते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, ग्लूकोज होता है, फैटी एसिड होंगे, अमीनो एसिड होंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होगा और हार्मोन होंगे। ऑब्वियसली बात है, ब्लड बना ही प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट का है। अगर आप फॉर्म्ड एलिमेंट को निकाल दो तो पीछे क्या बचा, ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट इज इक्वल टू प्लाज्मा। प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं, आपको पहले ही पढ़ाया, और वाटर होता है। अगर हम उसमें प्रोटीन को निकाल दें, डब्ल्यूबीसी सेल भी होते हैं उस थोड़े से, अगर वो भी निकाल दिए जाए, जो पीछे बच जाता है वो सीरम है। और सीरम में क्या होगा, वही जो प्लाज्मा का बचा हुआ कंपोनेंट, तो वो क्या होगा, जैसे डिज़ोल्व गैसेस हैं, पचा हुआ खाना होगा, हार्मोन होंगे, एक्सक्रीटरी वेस्ट डेट इज़ मेटाबॉलिक वेस्ट होगा, अमीनो एसिड वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, डेट इज़ जो पचाया हुआ, ऑब्जॉर्व किया हुआ खाना। सो डेट वाज ऑल अबाउट blood।